नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज टाइम्स ऑफ स्वराज की सीधी बात में बिहार की राजनीति के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में, खास करके यूपी, झारखंड, बंगाल और महाराष्ट्र को भी ले ले, जिस तरीके से शरद पवार, संजय राउत, ममता बनर्जी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, जिसमें लालू हामी भर रहे हैं, अखिलेश ने भी चुप्पी साध ली है, सीट एडजस्टमेंट को लेकर बहस चल रही है सदन में कि विपक्ष को उपयुक्त जगह पर उन्हें जगह नहीं दी जा रही है, कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है। तमाम कोशिशों में खबर यही है कि अब अडानी फैक्टर जो है, जो कांग्रेस की तरफ से अडानी को घेरने के लिए बुना गया था या जाल बुना गया था, अब खुद कांग्रेस उसमें फंसती हुई दिख रही है। या यूं कहें कि कांग्रेस के को अपने गठबंधन के अंदर, इंडिया ब्लॉक के अंदर से ही अडानी को लेकर चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। तो क्या अडानी के मामले में कांग्रेस जिस तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रही है, क्या आपको लगता है कि वो स्थिति बनी रही तो बिहार की राजनीति में क्या होगा? लालू जिस तरीके से मुखर होकर ममता के साथ खड़े हो गए हैं, बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत आरजेडी ने की, अचानक आंदोलन को कह सकते हैं कि आंदोलन को वापस ले ली, वो भी अडानी से जुड़ा मसला है। कई तरह के मसलों पर हम बात मयंक जी से करते हैं। मयंक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, सीधा सवाल, क्या हो रहा है ये हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद? जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के खिलाफ ही गोलबंदी शुरू हो गई है और पार्लियामेंट में अडानी को लेकर गतिरोध जारी है। यूपी, बिहार, झारखंड तो अडानी के प्रभाव से बाहर निकल चुका है, लेकिन बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी भी, और ये सारे लोग कहीं कहीं किसी न किसी केस में भी हैं, ममता और लालू। तो क्या ये लग रहा है कि कुछ अंदर खाने में कुछ चल रही है क्या? संतोष जी, मुझे लगता है कि सारी चीजें अपने आप से जुड़ी हुई हैं। अगर हम तमाम चीजों को देखें तो तमाम चीजें अपने आप में जुड़ी हुई हैं। पहली चीज कि दर्शकों की जानकारी के लिए मैं इस पे शुरुआत करता हूं कि लोकसभा चुनाव में या उससे पहले ही गौतम अडानी का मुद्दा कांग्रेस बहुत जोर शोर से उठा रही थी। ऐसा नहीं है कि अडानी के मुद्दे को कांग्रेस ने आज उठाना शुरू किया है। लोकसभा चुनाव से पहले ही अडानी का मुद्दा और अंबानी का मुद्दा कांग्रेस के सबसे आगे था, उनके पूरे कैंपेन में। उसका उस पे उन्हें सफलता भी मिली, दुगुनी सीटें हो गई लोकसभा में। तो ये फैक्टर है। तो जो लोग आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब ये मुद्दा उठा रही है, तो वो गलत है। दूसरी बात कि देश में जो मोनोपोली कैपिटल है, मतलब कि जो कुछ उद्योगपति ही का जो एक बहुत बड़ा नेक्सस जो बन गया है रिसोर्सेज पर, या उनका जो राइज हो रहा है खरबों का, इसको लेकर के छोटे औद्योगिक घरानों में भी एक नाराजगी है। ये आप भी लोगों से बात करते होंगे, आपको रियलाइज होता होगा, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी अगर चीजों को देखते होंगे तो उनको ये लगता होगा कि जो छोटे उद्योगपति हैं या जो छोटे कारोबारी हैं, उनको इससे दिक्कत है कि कुछ बड़े 5-10 उद्योगपति ही हर सेक्टर में कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। अब है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके रिलेशन गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी हो, इनसे बहुत जग जाहिर है। कांग्रेस के भी संबंध रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के संबंध पुराने जमाने में नहीं रहे हैं, या अभी भी उनके जो सरकारें हैं उनके साथ संबंध है। लेकिन जिस तरीके से ये जो एक नया पैतरा फेंका गया है कि ममता बनर्जी लीड करे इंडिया अलायंस को, ये जो है संतोष जी, हर राजनीति समझने वाला व्यक्ति जानता है इस बात को कि एक पार्टी जिसका आधार एक राज्य में हो, वो भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकती।
क्योंकि एक तरफ वो पार्टी है जिसके 12-14 राज्यों में अपनी सरकार है भाजपा की, उसके गठबंधन की सरकारें 17-18 राज्यों में है। उनसे एक ऐसी पार्टी या एक ऐसा नेता जो एक राज्य तक सीमित हो, वो मुकाबला करेगा, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी चुनाव 2029 में है। महाराष्ट्र के परिणामों के बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी को हटाने की जो कवायद 2029 से पहले होती, चाहे 2026 में होती, 2025 में होती, 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव के बाद होती, वो कवायदें अब खत्म हो गई है। अब उसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य रह नहीं गया है। अब ये लड़ाई 2029 में लोकसभा की होगी। तो इससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी पोस्चरिंग कर रही है। ममता को 26 में बंगाल में जाना है, 1.5 साल 1.25 साल बाद बंगाल के चुनाव है, तो ममता अपनी पोस्चरिंग एज ए नेशनल लीडर कर रही है। मैं एक राष्ट्रीय मैं नेता हूं, मैं ही बीजेपी को दे सकती हूँ, ठीक है। लालू जी के साथ क्या है कि उनको 25 में विधानसभा चुनाव में जाना है, तो लालू यादव चाहते हैं कांग्रेस को हम 40-50 सीटों पे ही निपटा दे, 70 के नीचे। क्योंकि देखिए, बड़े खबरों के बीच में जो छोटी खबरें छुप जाती हैं, पप्पू यादव इंडिपेंडेंट जीत गए ना पूर्णिया में, तमाम आरजेडी के विरोध के बावजूद। ये खबर बहुत लाइमलाइट में आई नहीं, ठीक है, लेकिन लालू जी के लिए तो बड़ा मैसेज था कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां अगर आप मुस्लिम यादव को मिला दीजिए तो लगभग 50% होती है, 48% है, वहां एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया और आपके उम्मीदवार को 20,000 मुश्किल से वोट आया। रामगढ़ में क्या हुआ, आपकी परंपरागत सीट थी, जगदानंद सिंह के परिवार, वहां क्या दुर्दशा हुई, वहां एक यादव उम्मीदवार दूसरे नंबर पे आ गया, बीएसपी के टिकट पे उसने यादवों का वोट ले लिया। तो लालू जी भी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और अदानी के मुद्दे पर ममता के साथ जाकर के वो कांग्रेस पे दबाव की राजनीति करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पोस्चरिंग है राष्ट्रीय स्तर पे, ये कांग्रेस के विरोध में एक अल्टरनेट राजनीति की ऑपोजिशन स्पेस की लड़ाई है, बनाने की कोशिश है, लेकिन उस कोशिश में दम नहीं है, क्योंकि वो राज्य सेंट्रिक लड़ाई है। और ये याद रखिए संतोष जी कि तमाम जो पार्टियां हैं जो ये लड़ाई एंटी कांग्रेसिज्म के कॉन्सेप्ट पे, या कहिए जो बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ, 2-4 उद्योगपतियों के खिलाफ जो कांग्रेस की लड़ाई है, इसको जो कमजोर जो लोग कर रहे हैं, उनका जो पूरा टिका है बेस, वो मुस्लिम वोट पे टिका है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। तो ये जो मुस्लिम वोट पे जो टिकी जो राजनीति है, मुझे नहीं लग रहा है कि इन नेताओं की वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी बन पाएगी समाज में, अपने राज्य के बाहर। इसकी संभावना मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि वो तो फैक्ट है कि लोकसभा चुनाव ने ये दिखा दिया कि जो मुस्लिम वोटर है इस देश का, समाज है, वो कांग्रेस के ही नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है। इसका मैसेज एक सीट है असम की, जहां बदरुद्दीन अजमल लड़ रहे थे, वो बड़े मुस्लिम चेहरा है असम के, अपनी पार्टी चलाते हैं, वो 10 लाख वोट से चुनाव हार गए। रिकॉर्ड है अपने आप में कि 10 लाख वोट से चुनाव हार गए कांग्रेस से। पप्पू यादव ने पूर्णिया में क्या हुआ हमने देखा। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है बिहार का, चाहे किशनगंज हो, चाहे कटिहार हो, चाहे पूर्णिया का इलाका हो, सीमांचल के इलाके, उसमें क्या हुआ, वहां तो पूरी कांग्रेस जीती। तो ये राजनीति है, ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति है। 2029 से पहले हमें लगता है कि मयंक, जहां कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुसलमान उम्मीदवार भी था, वहां कॉमनल वो कह सकते हैं ना कि राजनीति काम नहीं आई, जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ काम आ रही है। क्षेत्रीय दल के मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ संकट यही है कि वहां वो राजनीति हॉबी हो जा रही है और उनके उम्मीदवार हार जा रहे हैं। लेकिन कटिहार में भी और किशनगंज में भी कहीं भी कॉमनल फीलिंग
मतलब बीजेपी चाह कर भी जो है वो फीलिंग को डेवलप नहीं कर पाई जो अररिया में डेवलप कर गया। तो ये भी एक कहीं ना बिल्कुल कहीं खतरा लालू महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा देखिए ना, लालू जी के लिए भी ये चुनाव सर्वाइवल का चुनाव है। एक तरीके से 20 साल से वो सत्ता से बाहर है। अगर नीतीश जी ने जो 2 बार उनको लेकर के कुछ कुछ दिनों की ऑक्सीजन दे दी, उसको अगर छोड़ दीजिए तो 2005 से तो बिहार की सत्ता से बाहर है लालू यादव। तो अब वो उनको दिख रहा है कि किस तरीके से रामगढ़ में यादवों में टूट हो गई, पूर्णिया में किस तरीके से जो सेकुलरिज्म का पूरा ये था कि लालू जी ही सेकुलरिज्म के सबसे बड़े पहरेदार है, वो पूर्णिया लोकसभा में टूट गया, पप्पू यादव बन गए। आपने भी वो खबर चलाई थी ना कि जिस तरीके से पूरी आरजेडी 40 विधायक, तमाम नेता, तेजस्वी यादव, तमाम लोग वहां जमे हुए हैं। उसी खबर के बाद तेजस्वी ने यहां तक कह दिया कि भाई हमको दे दीजिए चाहे एनडीए को दे दीजिए, यही दो में लड़ाई है। इसका मतलब है वो क्लियर कह रहे थे कि एनडीए को वोट दे दो, एक तरह से हमें नहीं दीजिए तो एनडीए को दे दीजिए। तो लेकिन मेरा एक ये बात है, कहना मैं है, हाँ हाँ बताइए। मेरा ये कहना है कि ये जो राजनीति है ना, अब इस राजनीति को अंदर से भी चुनौती मिलने लगी है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, जो बिहार में कांग्रेस के सह प्रभारी हैं, उनका जो बयान पिछले 2-3 दिन से मीडिया में गूंज रहा है, ये कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम की बात कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस अब जो आपने भी अभी उसको बहुत हाईलाइट किया था अपने कार्यक्रम में कि कांग्रेस अब फ्रंट फुट पे मुस्लिम इशू पे खेल रही है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप राष्ट्रीय फलक पे कांग्रेस को देखें तो बिहार में उनके लिए खोने के लिए क्या है? 25 का चुनाव तो तेजस्वी का, तो उसके इतर भी कांग्रेस में रीथिंकिंग चल रही है। वो दिख रहा है इन बयानों से कि जिस तरीके से ये कहा कि बात तो सही है कि लोकसभा में जितनी कांग्रेस सीटें जीती उतनी ही आरजेडी जीती, जबकि आरजेडी दुगने से ज्यादा सीटों पे लड़ी थी, दुगने से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी थी। तो ये जो पूरी पोस्चरिंग है ना, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में भी लोग ये समझ रहे हैं कि लालू दबाव डाल के बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा बिहार में होगा क्या, क्या लगता है आपको? देखिए बिहार में संतोष जी, अगर हम पिछले 4-6 महीने के डेवलपमेंट को मिक्सअप करें तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मैसेज आ रहा है। पूर्णिया का मैसेज बड़ा, आरजेडी जिस तरीके से हारे, एमवाई समीकरण टूटा, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। लग रहा है जैसे बिहार 2010 की तरफ बढ़ रहा है। और उसमें आरजेडी का कांग्रेस से विवाद करना आत्मघाती कदम है ना संतोष जी। उसमें जो 4 उपचुनाव में पूर्णिया के चुनाव को भी जोड़ लीजिए, पूर्णिया में जो रिजल्ट आया उसे भी जोड़ लीजिए, तिरहुत ग्रेजुएट के भी परिणाम को जोड़ लीजिए जहां आरजेडी तीसरे नंबर पे चली गई। तो मसला यहां यह है कि जो जिस वोट के सहारे आरजेडी वगैरह चल रही है, वो वोट बैंक अब नएपन को खोज रहा है कि आप कुछ नया ला। भाजपा का डर कब तक, और भाजपा के डर में भी आप राष्ट्रीय स्तर पे क्या कर पा रहे हैं? जो लोकसभा चुनाव में जो चीजें दिखी थी कि राष्ट्रीय स्तर पे मुसलमानों ने ये मन बनाया कि भाई हम कांग्रेस के प्लैंक में जाएंगे, कांग्रेस के ही नेतृत्व में जाएंगे। अगर हमें भाजपा के डर से ही लड़ना है तो हम क्यों ना राष्ट्रीय पार्टी को पूरी तरीके से वोट करें। मैसेज तो यही था लोकसभा चुनाव का। तो ये बात कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज रियलाइज कर रही हैं। ममता ने जो दाव चला है वो वही सोच के चला है कि इस मैसेज को खत्म किया जाए कि राष्ट्रीय स्तर पे
विकल्प भाजपा को हराने का सिर्फ कांग्रेस है, जिसे मुस्लिम वोट हमारे से शिफ्ट ना हो। लॉन्ग टर्म की यही लड़ाई, जो लॉन्ग टर्म की जो लड़ाई है रीजनल पार्टीज की, चाहे ममता बनर्जी बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, बिहार में लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये लड़ाई इसी बात की है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो मैसेज गया है कि जो सेकुलर वोट है उसकी झंडा उठाने वाला राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी से लड़ने वाला सिर्फ कांग्रेस है। इस मैसेज को खत्म किया जाए ये बात करके कि ममता बनर्जी भी लीड कर सकती हैं राष्ट्रीय स्तर पे विकल्प को, और उसके पीछे अखिलेश यादव और लालू यादव जैसे लोग हैं जो अपने अपने राज्य में सेकुलर वोट की राजनीति करते हैं। मैसेज ये है, अगर उसको एक लाइन में समराइज करें तो इन पार्टियों को ये लग रहा है, इन पार्टियों को ये लग रहा है कि लोकसभा में जिस तरीके का परिणाम आया उस तरीके से अगर सेकुलर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो गया कांग्रेस के पक्ष में तो हम राज्यों में उखड़ जाएंगे। इसका मैसेज यही। लेकिन एक बात है कि अगर बात हम बिहार की करें तो सवर्ण उप मुख्यमंत्री दाव कांग्रेस अगर वाकई में पूरी ईमानदारी के साथ उस चीज को लेकर चले, क्योंकि सवर्ण बीजेपी से भी खासा नाराज है, जदयू से तो कह सकते हैं कि अभी एकदम 36 का आंकड़ा है, और उस बीच कांग्रेस का ये कहना कि हम अपर कास्ट के उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक मुसलमान बनाएंगे, तो क्या कांग्रेस की कोशिश फिर पुराने दौर में लौटने की है कि अपर कास्ट, दलित और मुसलमान तीनों को हम एक साथ करें, जो उनका वोट बैंक रहा है पहले से? क्या उसमें बिहार में उन्हें कुछ उसका लाभ मिलेगा क्या? देखिए संतोष जी, मैसेज बहुत अच्छा है। अगर आप देखें मुस्लिम डिप्टी सीएम की का मैसेज जो है, ये एक बड़ा मैसेज है जो कांग्रेस ने बिहार में दिया है। अब उसमें अपर कास्ट को जोड़ रहे हैं। देखिए अपर कास्ट भी विकल्प की तरफ देख रहा है, वो भी एनडीए के साथ 20 साल तक रह करके जो खौफ था ना लालू का, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है कि लालू आ जाएगा, ये खौफ कम हो रहा है। वो विकल्प की तरफ देख रहा है। जन स्वराज उसको एक विकल्प के तौर पे जहां मिल रही है, तो आप तिरहुत ग्रेजुएट में देखिए कि दूसरे नंबर पे उनके उम्मीदवार जन स्वराज के आ गए। भूमिहारों का पूरा वोट शिफ्ट हो गया। ये कहने के लिए ठीक है कि भाई वो मजबूत को उम्मीदवार था, लेकिन दूसरे नंबर पे आ गया वो उम्मीदवार। तो क्या है कि सवर्णों में भी एक कहीं ना कहीं ये रीथिंकिंग चल रही है कि भाई हम अब बियॉन्ड एनडीए देखें। तो बियॉन्ड एनडीए में तो कांग्रेस विकल्प है, क्योंकि जन स्वराज एस्टेब्लिश पॉलिटिकल फोर्स तो अभी नहीं है बिहार में, तो कांग्रेस विकल्प है। लेकिन मसला यह है कि कांग्रेस जो बार बार आरजेडी के साथ अलायंस कर लेती है, जिस तरीके से 2000 में 23 मंत्री बना दिए थे कांग्रेस के लोगों को, और कांग्रेस उसके बाद से लगातार आरजेडी के साथ है, क्या कांग्रेस ये कमिटमेंट दे पाएगी अपर कास्ट के लोगों को कि भाई हम आरजेडी से इतर रहे राजनीति करेंगे? आरजेडी के साथ रह के ये सोचना कि भाई हमें हमारे साथ आ जाएगा, ये मुझे संभव नहीं होता दिख रहा है। आरजेडी से इतर, हाँ, आरजेडी से अगर इतर कांग्रेस राजनीति करेगी तो बड़ा मैसेज है। और आरजेडी कमजोर होती फोर्स है, कांग्रेस क्या उस स्पेस को भरना चाहती है, यह भी बड़ा सवाल है। गठबंधन की राजनीति में आप उस स्पेस को उस तरीके से नहीं भर पाएंगे। अगर आप इतर लड़ेंगे तब आप स्पेस बहुत आसानी से भर पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटर में चर्निंग है, वो आप भी देख पा रहे होंगे, हम भी देख पा रहे हैं। तो मतलब क्या माना जाए कि बिहार में जो अभी समीकरण बन के सामने आ रहा है, 2010 वाला ही स्थिति लग रहा है, या फिर कांग्रेस के इस दाव से, या फिर कुछ स्थिति जो चीजें चल रही हैं तिरहुत में ही हार में? अब समझिए आनंद मोहन ने कह दिया कि भाई आप 5 विधायक, 2 सांसद, फिर भी राजपूतों को आपने नोटिस नहीं लिया, और ठिकरा देवेश चंद्र ठाकुर पर और जदयू के उस कैंप के उस लोगों पर उन्होंने फोड़ा है कि भाई ऐसे में आप हारते रहिएगा, कोई आपको नहीं बता पाएगा। तो ये सब जदयू में चल रहा है।
लेकिन नहीं देखिए, आरजेडी खुद जिस तरीके से MY समीकरण को मजबूती से साथ नहीं रख पा रहा है, क्या लगता है कि 2010 भी दोहराएगा? इतना ही है। देखिए 2010 की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में जो एनडीए में जो सुगबुगाहट है उसको कैच करने की क्षमता नहीं है। जैसे आपने हम्म अभी तिरहुत का जिक्र किया, तो तिरहुत के हम्म जिक्र को से लाभ जो उठा सकते हैं, क्या वो उठाने की हालत में है? ना। ऐसा तो नहीं ना है कि जो हो रहा है एनडीए के अंदर, जदयू के अंदर, उसका लाभ बीजेपी उठाना चाहेगी। बीजेपी तो साथ मिलकर लड़ रही है चुनाव। ये तो स्पष्ट है। उठाना, उसको उठाने की तो बात आरजेडी को करनी है, कांग्रेस को करनी है। तो उस हम्म हालत में ये लोग इसलिए नहीं है क्योंकि इनके अपने वोट बैंक के बाहर ये कुछ देख नहीं पा रहे हैं, और कांग्रेस जो विकल्प बन सकती थी, वो विकल्प बनने की हालत में कांग्रेस नहीं है। स्टेटमेंट देना अलग चीज है, उसको इंफोर्स करना अलग चीज है। मतलब कांग्रेस, 2010 दोहराएगा ये तय है। हाँ, जो माहौल बन रहा है, अगर आप अल्टरनेट राजनीति नहीं करेंगे आरजेडी से निकल के, तो 2010 की राह पे बिहार जा रहा है, ये तो और स्पष्ट है। आरजेडी भी लड़ता हुआ दिख नहीं रहा है ना। आरजेडी भी ऐसे लड़ता हुआ दिख ही नहीं रहा है कि वो नीतीश से लड़ रहा है कि बीजेपी से लड़ रहा है। एकदम दूसरे दुनिया में। अब तेजस्वी एक बार मुंगेर चले गए, फिर चल दिए बेगूसराय, चल दिया फिर घूमने। ऐसे राजनीति नहीं थोड़ी होती है। नहीं, संतोष जी आप मुझे एक चीज बताइए ना, बंगाल, कलकत्ता तेजस्वी यादव गए हैं अभी, हम्म, हम्म, जो, अब क्या फायदा कलकत्ता जाके? अगर आप यात्राएं कर रहे हैं तो परिवार से मिलने गए हैं, लोग कहेंगे। लेकिन ममता का जो ये स्टेटमेंट आया है, और उस पे जो हम्म, लालू जी ने कहा है, और उस बीच में तेजस्वी बंगाल में है, कलकत्ता में है, लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्या खेल है। हम्म। तो मसला ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर चलिए। रहे हैं, आप अपने छोटे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सरकार बनाने में आपकी दिलचस्पी नहीं है, रोड पे लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। बीपीएससी को लेके दिलचस्पी नहीं हंगामा है हुआ, रोड पे आप उतरे क्या? ना। ट्विटर करते रहे, ट्विटर ट्विटर करते रहे। आपकी हार चारों विधानसभा सीट पे हुई, क्या उस पे आत्ममंथन होता दिखा क्या? कोई बैठक भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ होता नहीं दिखा। जनता दल प्रदेश यूनाइटेड अध्यक्ष में तो उनका, हम लोग तो देख रहे हैं। प्रदेश हम अध्यक्ष लोग 20 तो, दिन से इस्तीफा देके घर पे हैं। प्रदेश मैं अध्यक्ष वही कह रहा बदलेंगे? हाँ, हूं कोई कुछ कि नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात है, कहां है वो चीजें? हम्म। मसला ये है ना कि आपके चलिए। पास अल्टरनेट राजनीति करने का साहस कितना है। देखिए, राजनेता को 24/7 राजनीति करनी पड़ती है। आज हम्म। राहुल गांधी सुधरते हम लोग को इसलिए दिख रहे हैं कि वो हाथरस चले गए, उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर चले हम्म गए संभल जाने के लिए। हम्म रोज लोकसभा में वो नए नए चीजों को, प्रोटेस्ट के नए नए फॉर्म को वो इजाद कर रहे हैं। हम्म कल राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय ध्वज दे रहे थे, वो न्यूज बन गई। उससे पहले मोदी अदानी भाई भाई हाँ, है, उनका इंटरव्यू कर रहे थे पत्रकारों की तरह, मास्क लगवा के। तो वो तो हाँ, डेली हाँ, चर्चा में बने हैं। हम्म लेकिन बिहार के विपक्ष का नेता कितने चर्चा में है? हम्म चर्चा तो प्रशांत किशोर को मिल रही है, और पिछले 2-3 दिन से हाँ, एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी को मिल रही है कि वो जीत गए तिरहुत में इंडिपेंडेंट। हम्म। तो चलिए, ये बहुत बड़े, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मयंक जुड़े हुए थे दिल्ली से। आ, लबो लबाब यही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव का परिणाम ठीक 2010 की तरह रिपीट कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहां विपक्ष लड़ने के मूड में दिख ही नहीं रहा है। कई मुद्दे ऐसे आए जिस मुद्दों पर एग्रेसिव होकर सरकार की घेराबंदी करनी चाहिए थी,
वो घेराबंदी भी तेजस्वी नहीं कर पा रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2010 में जदयू बड़े भाई की भूमिका में थे, क्या 2010 की तरह का परिणाम हो ऐसा बीजेपी चाहेगी कि? वैसे भी 100 पिछले 2010 में ज्यादा सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 100 का कोटा हमको लगता है रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम जिसकी चर्चा सब कोई कर रहे हैं 225 में जदयू कितना रहता है, क्योंकि सब राजनीति जदयू के अंगणित पर ही टिका हुआ है। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में कुछ भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कुछ लगे कि बदलाव की बयार का असर बिहार पर भी होने वाला है। चलिए सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दिया जाए, नमस्कार।